अब हम जानते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म के बारे में, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इस अकाउंटिंग टर्म का नाम है रिसीट। RECEIPTS, रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है प्राप्तियां। क्या होता है? प्राप्तियां। ठीक है, कोई भी चीज हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? रिसीट्स कहते हैं। तो रिसीट्स दो प्रकार की होती है, एक होती है कैपिटल रिसीट्स, या हम कहते हैं एक होती है रिवेन्यू रिसीट्स, और एक होती है आपकी कैपिटल रिसीट्स। मतलब राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां मतलब आपके गुल्लक को भरेगी, राजस्व को भरेगी। पूंजीगत प्राप्तियां मतलब आपको पूंजीगत चीजें देनी पड़ रही है, मतलब आपको प्राप्तियां किससे हो रही है? कैपिटल को बेच के। तो ये अच्छा नहीं है। रिवेन्यू रिसिप्ट कब होती है बेटा? जब आप व्यापार अच्छा करते हो और व्यापार करके आप सेल ज्यादा करते हो, तब आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। रिवेन्यू रिसिप्ट कब होती है? जब आप व्यापार करते हो। क्या हुआ? जब आप व्यापार करते हो, उसकी सेल करते हो, तो आपको क्या होती है? रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। मान लीजिए मैं मार्कर कंपनी का मालिक हूँ, मैं मार्कर बनाता हूँ, तो जितने ज्यादा मार्कर बेचूंगा तो जो प्राप्ति आएंगी कौन सी होगी? वो रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं उस कंपनी को बेच दूंगा, तो क्या वो जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे एयर इंडिया बेच दी गई, तो एयर इंडिया बेच दी गई, वो कौन सी रिसिप्ट है? वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक ऐसे मान लो रेलवे बेच दी जाए, तो वो कौन सी रिसिप्ट होगी? तो वो अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या है कि अपनी परिसंपत्तियों को हम बेचे जा रहे हैं, तो ये गलत है। तो रियलिटी में बेचना ही है तो रिवेन्यू रिसिप्ट करो, मतलब प्राप्त करनी है तो रिवेन्यू रिसिप्ट करो। रिवेन्यू रिसिप्ट वही करता है जिसको बिजनेस की समझ होती है, अदरवाइज वो क्या करेगा? एसेट्स को ही बेच देगा। ठीक है, समझ में आई बात? कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है बेटा? वो किसान जो अपने बीज को उगाने के बजाय उस बीज को ही खा गया। वो किसान जो बीज को उगाने के बजाय बीज को ही खा जाए, तो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीट्स आ गया। इसमें क्या लिखा है किताब का बता देते हैं। रिवेन्यू रिसीप्ट अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स बेच सकते हो, सर्विस बेच सकते हो। तो जो आप सर्विस बेचोगे, जो पैसा आएगा उसे क्या कहेंगे? रिवेन्यू रिसीप्ट कहेंगे। ठीक है, इट इज एन अमाउंट रिसीव्ड इन अ नॉर्मल केस कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डेली एक्टिविटी जो आप करते हैं, business or a firm use of business resources. For example, amount received or receivable against sale of goods and rendering of service is a revenue receipt. Similarly, interest received or receivable for fixed deposits in bank is a revenue receipt. जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हो, कोई सामान बेच रहे हो, तो पैसा आ रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। बैंक में पैसा पड़ा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। दूसरा हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्स दैट आर नॉट रिवेन्यू नेचर। अमाउंट हमें मिल रहा है लेकिन जो रिवेन्यू नेचर का नहीं है। एग्जाम्पल के लिए क्या बता रखा है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ऑनर, तो भाई मालिक पैसा लगा रहा है तो प्राप्तियां हो रही, कौन सी हो रही है? रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम अ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनें बेच दी हमने, बिल्डिंग बेच दी हमने, तो क्या होगी? वो कैपिटल रिसिप्ट्स होगी। बिल्डिंग बेच दी, फर्नीचर बेच दिया, इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, लोन ले लिया, तो वो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए। दे आइदर इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। ये वाली बजट की लाइन है, 12th क्लास में जब पढ़ा होगा। या तो परिसंपत्तियों को घटाएगा या कर्जे को बढ़ाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, या तो कर्जा बढ़ेगा या परिसंपत्ति घटेगी, दो चीज होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है एक्सपेंस। बेटा जब आप चीजों के लिए करते हो, थिंग्स के लिए जो पैसा खर्च करते हो, तो उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। और जब आप सर्विस के लिए पैसा खर्च करते हो, तो उसे कहते हैं हम एक्सपेंस। क्या कहते हैं? एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि आप एक्सपेंडिचर करते हो चीजों के लिए, ठीक है, और एक्सपेंस आप करते हो चीजों मतलब सर्विस के लिए, कोई भी सहायता के लिए। मतलब इन द सेंस आपको सर्विस मिल रही है एम्प्लॉय की, आपको सर्विस मिल रही है एजेंट की, आपको सर्विस मिल रही है अकाउंटेंट की, तो उसको जब पैसा दोगे वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। और एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो मंथली एक्सपेंस करते हैं और एक हम हाथों हाथ देते हैं, है ना? एट दैट वर्क, मतलब उस काम पे ही पैसा देते हैं, काम होने पे पैसा देते हैं। इसे कहते हैं टाइम मनी। क्या कहते हैं? टाइम मनी। मतलब कि टाइम मनी से आप पैसा कमा रहे हो।
मतलब टाइम मनी, और इसे कहते हैं वर्क मनी। क्या कहते हैं? वर्क मनी। एक का खर्चा दूसरे की आय होती है, समझ रहे हो? तो जब वो दूसरे की आय होगी तो वो होगी वर्क मनी, जब दूसरे की आय की होगी वो क्या होगी? टाइम मनी। तो जो सैलरी मिलती है लोगों को, जो हम सैलरी देते हैं, वो हमारी तरफ से होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों कहते हैं? इसको इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं क्योंकि ये उत्पादन की मात्रा को सीधे रूप से नहीं बढ़ाता, ये उत्पादन की मात्रा को सीधे रूप से प्रभावित नहीं करता। अगर आप सीधे रूप से प्रभावित करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस करना चाहिए, दैट इज एट दैट वर्क। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या हो सकता है? आप बोल दो कि भाई मैं आपको इंसेंटिव दूंगा अगर आप मेरी सेल बढ़ा के दोगे, तो तुरंत अगर आपको परिवर्तन करना है, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है, तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस करना चाहिए। अगर आप इनडायरेक्टली तुरंत नहीं, लंबे समय तक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको मंथली एक्सपेंस करना चाहिए, दैट इज टाइम मनी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गई बात? जो आप मंथ में पेमेंट करते हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो हाथों हाथ पेमेंट करते हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कंप्यूटर खराब हो गया, कंप्यूटर ठीक कराने के लिए मैंने बुलाया टेक्निकल को, टेक्नीशियन को, तो वो आके रिपेयर करके गया, उसको भी मैंने पैसे दिए, तो कौन सा एक्सपेंस होगा? मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और वहीं अगर मान लीजिए मैंने रेंट दिया तो क्या होगा? मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि रेंट की जो सर्विस है वो मंथली पेमेंट मुझे देनी होती है। अब रेंट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने बच्चों को पढ़ाता हूँ, कितनी इनकम करता हूँ, मैंने उसको एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर रखा है। अगर मान लीजिए टेक्निकल को बताओ, टेक्नीशियन को बताओ कि भाई तेरे को मेरे को 10 कंप्यूटर ठीक करने हैं, तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे, तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे। अगर आपको लाइफ में सफल बनना है तो आप वर्क मनी कमाना सीखिए। जब आप वर्क मनी कमाना सीखेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, बजाय इसके कि टाइम मनी। जितना ज़्यादा आप टाइम मनी पे फोकस रहेंगे, क्योंकि टाइम मनी से आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, बिकॉज यू हैव ए लिमिटेड टाइम, दैट इज ओनली 24 आवर्स। और 24 आवर्स में से 12 आवर्स को आपको घर पे रहना ही है। आपके पास ओनली 12 आवर्स है जिसमें आप पैसा कमा सकते हो, अगर टाइम के अकॉर्डिंग पैसा कमाना चाहते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो वर्क मनी पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल को डेवलप करिए, अपने मतलब कि एटीट्यूड को अच्छा बनाइए, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाइए, अपने वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाइए, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करिए, ताकि आप वर्क मनी के थ्रू पैसा कमा सके। वर्क मनी के थ्रू पैसा कमाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास ज़्यादा स्ट्रैटेजीज होती है काम को करने की, तुरंत काम को करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें दूसरी चीज क्या है? एक्सपेंडिचर। बेटा एक्सपेंडिचर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब बेटा आप मशीन खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, बड़े बड़े असेट्स खरीदो, तो वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है बेटा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये एट द टाइम ऑफ सेल फिनिश हो जाती है, आपको बार बार करनी पड़ती है। रिवेन्यू का मतलब होता है बार बार। ठीक है, तो आप जब आप कच्चा माल खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, तो उस पर जो आप खर्चा करते हो वो क्या कहलाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जब आप इन्वेंट्री खरीदते हो तो क्या कहलाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जब आप कच्चा माल खरीदोगे तो भी क्या कहलाएगा? रिवेन्यू मतलब एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जब आप मतलब कि इनपुट्स खरीदोगे तो भी क्या कहलाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जब आप पेट्रोल डलाओगे गाड़ी में, जब आप कोई भी ईंधन लाओगे, वो सब का सब खर्चा किसमें आएगा? क्लियर होगी बात? तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आई बात? तो ये आपको पता चल गया एक्सपेंडिचर क्या होता है। मैंने आपको एक्सपेंसिव बता दिया, किताब में क्या लिखा है ये भी समझ लेते हैं। एक्सपेंडिचर बताया है, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज फिक्स असेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स असेट्स। मतलब कि जितना है उसको बढ़ाने के लिए, या नहीं है तो उसको लाने के लिए, फिक्स असेट्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट स्पेंड ऑन लायबिलिटी और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टेकन टू द अर्न मनी और रेवेन्यू। ठीक है, तो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब एक्सपेंस की बात करते हैं, तो एक्सपेंस जो है इसमें खर्चा होता है जो कि हम सर्विस के लिए होते हैं, जो कि इसमें अलग तरीके से बता रखा है बेसिकली। अब इसमें अगली टर्म जो है जो सीखने की है वो है आपकी इनकम। इनकम मतलब जो चीज अंदर आए, इनकम। समझ रहे हो? इन और कम, इनकम। इनकम क्या होती है बेटा? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस।
एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, मतलब रेवेन्यू ये, ठीक है, और एक्सपेंस ये, तो जितना अंतर आएगा उसे कहेंगे इनकम। ठीक है बेटा, ठीक है, मतलब एक्सपेंस से ज्यादा अगर रिवेन्यू है तो जितना ज्यादा है ओवर, मतलब इन द सेंस, क्या हुआ, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, ठीक है, कह रहे हैं उबासी आने लग जाती है सर 1 घंटे से ज्यादा पढ़ने पे ना। अब इसमें क्या करें, स्ट्रेंथ बढ़ाओ। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं ना पूरे 12-12 घंटे पढ़ लेते हैं, तब भी सोचते हैं कम है, तब भी क्या सोचते हैं कम है। आपको प्रिपरेशन तो करनी चाहिए, बनो ना बनो। प्रिपरेशन करने से क्या होता है ना, इंसान की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, इंसान उस लेवल पे सोच पाता है जिस लेवल पे चाहता है सोचना। ठीक है, इनकम में ऐसा ही है, इनकम इज अ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन आउट अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स इनकम इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये बता रखा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट जितना अनुमान लगाया उतना पैसा कमाया, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जितना अनुमान लगाया उतना पैसा कमाया, प्रॉफिट होता है। परचेज क्या होता है बेटा, परचेज एक टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में यूज होती है। जब आप अपने लिए कपड़े खरीदते हो तो परचेज नहीं करते, आप बाय करते हो। क्या करते हो, जब हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई चीज खरीदते हैं डेली यूज के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं, बाय कहते हैं। और बाय अकाउंटिंग टर्म नहीं है, अकाउंटिंग टर्म है परचेज। क्या है, परचेज। परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मतलब परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। इन टर्म्स परचेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज में दोनों चीज आती है, उधारी का भी आता है और कैश में भी आता है। लेकिन फर्क क्या है, परचेज में आप इसका सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज नहीं करते, बिकॉज यू आर बाइंग इट टू सेल इट अगेन। तुम इसे खरीद रहे हो क्योंकि तुम इसे दोबारा से बेचना चाहते हो, और जितने ज्यादा पैसे बेचोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। परचेज रिटर्न क्या होता है, जो बेटा बेचा उसमें खराबी हो गई तो बेटा वापस आ गया, तो उसे कहेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब बेटा जो पैसा, जो सामान भेजा, जो बेचा, उधार में बेचा या कैश में बेचा, लेकिन फर्क होता है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का जो वाउचर होता है उसे हम कहते हैं रिजेक्शन इन, क्या कहते हैं, सॉरी रिजेक्शन, हाँ। परचेज रिटर्न का मतलब देखो पहले क्या होता है, परचेज रिटर्न का मतलब कोई सामान हमने भेजा, वो खराब, मतलब खरीदा, भेजा नहीं खरीदा, कोई सामान हमने खरीदा। मान लीजिए मैंने 10 मार्कर खरीदे और 10 मार्कर में से 2 मार्कर चल नहीं रहे, 2 मार्कर, तो मैं जो भेज रहा हूं वापस उसे मैं क्या कहूंगा, परचेज रिटर्न। क्या कहूंगा, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब, परचेज रिटर्न 2 तरीके से होता है, ये समझ लीजिए। एक तो बिल बनने से पहले और एक होता है बिल बनने के बाद। यानी कि बिल बनने से पहले जब परचेज रिटर्न करेंगे तो उसे कहते हैं रिजेक्शन आउट। क्या कहते हैं, रिजेक्शन आउट। और जब हम बिल बनने के बाद परचेज रिटर्न करेंगे तो उसे हम कहेंगे डेबिट नोट। क्या कहेंगे, डेबिट नोट। यानी कि जब आप बिल बनने से पहले अगर आप वापस भेज रहे हो तो क्या होगा, रिजेक्शन आउट। क्या होगा बेटा, रिजेक्शन आउट। और जब आप बिल बनने के बाद भेजोगे तो क्या होगा, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों बनाने की जरूरत है, रिजेक्शन आउट दोबारा नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि रिजेक्शन आउट में क्या होता है बेटा, टैक्स इंक्लूड नहीं होता, टैक्स इंक्लूड। और जब, क्योंकि मान लीजिए कोई सामान हमने खरीदा है और वो बिल बन गया है तो उसमें टैक्स हमने मान लीजिए 100 रुपये दिया है और 10 चीजों के लिए दिया है, तो भाई 8 चीजें खरीद रहा हूँ। जब मैं खरीद रहा हूँ कितनी चीजें, 8 चीजें, तो 2 चीजें वापस भेज रहा हूँ ना, तो 2 चीज का जो टैक्स का पैसा वो भी तो घटना चाहिए ना। तो जब वो 2 चीजों और पैसा टैक्स का घटना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, डेबिट नोट करेंगे। क्योंकि डेबिट नोट में फैसिलिटी होती है कि आप उसमें टैक्स का पैसा भी काट सकते हो, लेकिन परचेज रिएक्शन आउट में नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन आउट आपको बिल बनने से पहले करना होता है, क्योंकि बिल बना ही नहीं तो टैक्स लगा ही नहीं। टैक्स सिर्फ लगेगा किसमें, बिल पे। समझ में आ गया परचेज रिटर्न क्या होता है। परचेज रिटर्न 2 तरीके से हो सकता है सर, रिजेक्शन आउट के थ्रू हो सकता है और डेबिट नोट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ये तरीके हैं परचेज रिटर्न करने के, रिजेक्शन आउट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट टर्म, दैट इज सेल। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सेल। सेल, सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब सिर्फ और सिर्फ है सेल ऑफ गुड्स। क्या बेटा, सेल ऑफ गुड्स।
ठीक है, जो मशीन बेचने की बात होती है ना बहुत कम होता है, तो वो इतना बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं समझी जाती। रियलिटी में तो क्या होता है, हम सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स। द टर्म सेल इंक्लूड बोथ कैश सेल और क्रेडिट सेल। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, एक होता है कैश सेल, एक होता है सेल रिटर्न। क्या होता है बेटा, बेटा भाई साहब जी ने जो मार्केट वापस भेजे ना, तो उस दुकानदार के लिए क्या हो गया, ये सेल रिटर्न हो गया। और ये भी दो तरीके से हो सकता है, बिल बनने से पहले और बिल बनने के बाद। जब बिल बनने से वो पहले पैसा सामान वापस आ रहा है कंपनी के पास, सेल रिटर्न आ रहा है, तो उसे कहेंगे रिजेक्शन इन, रिजेक्शन। और बिल बनने के बाद अगर मान लीजिए सामान वापस आ रहा है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट नोट। तो कैसे होगा वो, क्रेडिट नोट के थ्रू। ठीक है, सेल रिटर्न समझ में आ गया। उसके बाद गुड्स क्या होते हैं बेटा, जो गुड्स जो दोबारा से खरीदे जाए बेचने के लिए, मतलब उसे गुड्स कहते हैं। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री किसे कहते हैं मैं बताता हूँ बेटा। स्टॉक और इन्वेंट्री, स्टॉक क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है बेटा। सबसे पहले तो समझ लो स्टॉक क्या है। हम कई बार ये सोचते हैं कि मेरे पास 50 कंप्यूटर तो स्टॉक है। बेटा नहीं, ये स्टॉक नहीं है जब तक इसके साथ मनी नहीं जोड़ा जाए। मेरे पास 50 कंप्यूटर 1 लाख रुपए के हैं, 10 लाख रुपए के हैं, तो क्या है वो स्टॉक है। स्टॉक क्या है, मॉनेटरी वैल्यू। स्टॉक क्या है बेटा, मॉनेटरी वैल्यू, जो पैसों के रूप में कैलकुलेट की जाती है। स्टॉक कभी भी क्वांटिटी के रूप में कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे स्टॉक और इन्वेंट्री कितने फॉर्म में हो सकती है समझ लीजिए। पहले बात तो हम स्टॉक को समझ लेते हैं। स्टॉक दो तरह के होते हैं, स्टॉक दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कब होता है, जब वो 1 अप्रैल 31, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक समझते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक कब होता है, जब मान लीजिए आपने कंपनी बनाई और कंपनी को 1 साल हो गया और 1 साल में आपके पास जो कुछ भी है, तो लास्ट में कंपनी जब हम बंद करते हैं, इन द सेंस हम नए अकाउंटिंग ईयर में जाते हैं, तो पिछले अकाउंटिंग ईयर में जब हम हिसाब किताब करते हैं पूरे साल भर का, तो जितना भी हमारे पास सामान है जिसकी वैल्यू है मॉनेटरी, डेप्रिसिएशन काट के, तो जो नेट वैल्यू है वो नेट वैल्यू के साथ हम लिखते हैं, या डेप्रिसिएशन के साथ भी हम लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन का अलग से खाता बना के रख सकते हैं। तो जो वैल्यू होती है लास्ट में वो होती है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। भाई हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, स्टॉक किसका होगा, कच्चे माल का ही। जब कच्चे माल का होगा तो डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं इसमें सर, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बिल्कुल सही। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्या होगा, जितना भी आपके पास कच्चा माल है उसका लास्ट में। और ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, वो जो अगले दिन बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, 31 मार्च को बन गया क्लोजिंग स्टॉक और 1 अप्रैल को बन गया वो ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि नई कंपनी अब खुल गई है, नया अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया, न्यू ईयर आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 3 तरह की होती है बेटा। इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। एक तो वो जो बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है, आज जाए और आज खरीद के ले जाए कोई भी, तो उसे कहते हैं इन्वेंट्री। स्टॉक मतलब कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इन्वेंट्री, मतलब आपने शर्ट बनाई और शर्ट बिकने के लिए तैयार है लेकिन बिकी नहीं, तो वो भी आपका स्टॉक ही है ना। कौन सा स्टॉक है वो, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है बेटा, जो कि रेडी टू सेल आइटम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इन्वेंट्री। क्या कहते हैं, रेडी टू सेल आइटम्स को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। दूसरा क्या हो सकता है आपका बेटा, दूसरा हो सकता है स्टॉक और इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल मतलब जो भी आप बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल, मतलब शर्ट बना रहे हो तो बटन हो गया, कपड़ा हो गया, बुकरम हो गया, वो क्या हो गया आपका रॉ ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ ऑफ मटेरियल। तीसरा टाइप का जो होता है वो क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि आप मान लीजिए उसमें कुछ भी कोई मटेरियल लगाते हो, आपका ईंधन लगता है, मशीन चलने के लिए डीजल लगता है, डीजल बचा हुआ है, डीजल क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। आप कोई मान लीजिए फेविकोल लगाते हो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में, तो फेविकोल क्या है, मतलब कि जो वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश हो जाता है, वो अपना रूप किसी और को दे देता है, अपने मतलब अस्तित्व को मिटा देता है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वर्क में ही यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अगली क्लास में हम सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स। आज के लिए इतना ही। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।